कल की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं डाली क्या? ठीक है, मैं कल की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और आज अपन आगे हमने लास्ट क्लास में एसी स्टार्ट करा था, अल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने आपको बिगिनर बॉक्स 1 कह दिया था करने के लिए, पूरा कर सकते हो आप। पहले अपन आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन फिर बिगिनर बॉक्स 1 वगैरह से डिस्कशन वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, सब कुछ नहीं हो पाया था, कुछ क्वेश्चंस हमको करना रह गए थे। एक बार शॉर्ट में पहले बताता हूँ हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एसी। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। फिर हमने सीखा था कि मीन वैल्यू का डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद एसी, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकेंड, साइकिल का मतलब क्या होता है, हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें सीखी थी। फिर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाली थी। ओवर द हाफ साइकिल हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसी की एवरेज वैल्यू निकाली थी। आरएमएस वैल्यू निकालना सीखे थी। आरएमएस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज एसी इंस्ट्रूमेंट आरएमएस ही रीड करते हैं, इसलिए आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके थे। फिर आरएमएस निकालने के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लिए थे, अलग अलग तरह के एसी में अपन ने आरएमएस निकाला था। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। चलो, पहला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल। एक करंट है विच इज लाइक ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। इट इज ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। A and B are some constant. Omega is the angular frequency of this current, which you can write as 2 pi f. You need to find average and RMS current in one time period. इस करंट की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या आएगी वन टाइम पीरियड में? करो, इस करंट की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या आएगी वन टाइम पीरियड में? करो, करिए जल्दी से इसको। जल्दी से करिए। एवरेज करंट पूछा है मैंने आपसे, एंड आरएमएस करंट पूछा है। करंट की मैंने आपको इक्वेशन दे दी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, आरएमएस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। यू कैन राइट दैट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि एवरेज करंट डिफाइन कैसे करते हैं। आई एवरेज इट इज डिफाइंड एज, जिस टाइम में हमको एवरेज चाहिए उस टाइम से डिवाइड कर देंगे और उस टाइम इंटरवल में उस करंट का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दिस इज हाउ आई एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड। एंड आरएमएस कैसे निकालते हैं? आरएमएस करंट का स्क्वायर वो हो जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, इसका रूट लेना चाहिए, तो रूट मीन स्क्वायर हो जाता है
इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ये भी बता दिए। अब फटाफट करिए। आयुष का एवरेज का आंसर आ गया, निमित का भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। करो जल्दी से, दोनों चीजें बताओ मुझको, एवरेज भी बताओ, आरएमएस भी निकालो। ये हो जाए तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और दे दिया है, देखो मैंने, एक आरसी सर्किट है यहाँ पर, आरसी सर्किट T0 पर स्विच ऑन करा है, बिफोर दैट देयर वाज नो चार्ज इन द कैपेसिटर, यू नीड टू फाइंड एवरेज एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इन वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में आरएमएस और एवरेज करंट क्या है। तो काफी बच्चों का मेरे पास इसके एवरेज का आंसर तो आ गया है। एवरेज करंट निकालोगे, यू विल राइट 1/t इंटीग्रेशन आई विच इज a प्लस b साइन ओमेगा विच इज 2 पाई बाय T इंटू टी। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a इट्स गोइंग टू बी 80 प्लस b sin omega t, integration of sin omega t is going to be cos omega t with a negative sign, cos of 2 pi by T into small t. But if you put the limits 0 to t, then this term is going to be a into capital T and that term is going to be 0, because cos of 2 pi is 0 and cos of 2 pi is 1 and cos of 0 is 1, and when you subtract them this is going to be 0. इसको 2 pi by t से डिवाइड भी करना है, but it will not matter because वो तो 0 होने ही वाला है। तो ये सॉल्व करोगे, देखो ए आ रहा है। आरएमएस निकालो, कुछ बच्चों का आरएमएस का भी आंसर आया मेरे पास, बहुत बढ़िया। यस बिल्कुल सही, आरएमएस के सभी के सही आंसर आ रहे। आरएमएस का स्क्वायर, आई आरएमएस का स्क्वायर वो हो जाएगा 1 टाइम पीरियड इंटू आई स्क्वायर dt। आई का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी साइन ओमेगा टी। दिस इज द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये करंट का स्क्वायर है इंटू dt। You just need to integrate this from 0 to t and then divide by t. So अभी आपके लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप इसे कर सकते हो। ये आने वाला है, इससे आप आई आर एम एस जब निकालोगे इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। आपके काफी बच्चों के आंसर ये मैच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन तो आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो एक और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्वेश्चन देखो दिया हुआ है मैंने, करो ये। कैपेसिटर दिया है, बैटरी दी है, रजिस्टर दिया है, सर्किट T0 पे स्विच ऑन करा, एक टाइम कांस्टेंट जो टाइम होता है ना आरसी, उसमें आरएमएस करंट और एवरेज करंट क्या है बताओ। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और सुन लीजिए प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ पर अटेंशन सबकी, प्लीज ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ये जो करंट है ये देखो, ये ए एक कांस्टेंट करंट और उसमें साइनसोइडल ऐड करा है, दिस इज डीसी प्लस एसी, दिस इज डीसी प्लस एसी। डीसी प्लस एसी का ग्राफ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो साइनसोइडल करंट है ना बस उसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, इसकी जो जीरो वाली लाइन होती है वो कहीं नीचे शिफ्टेड है ना, डीसी प्लस एसी। तो डीसी प्लस एसी का जो मीन वैल्यू आती है, जो मीन वैल्यू आती है वो वही आती है जो उसमें डीसी कॉम्पोनेंट होता है। किसी भी करंट में डीसी प्लस एसी जैसा करा हो, उसमें एसी में डीसी जोड़ दिया हो, तो इसकी मीन वैल्यू वही आती है जो इसका डीसी कॉम्पोनेंट है। ठीक है, चलो अब अगर ये हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
एवरेज इन आरएमएस करंट पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको करंट की इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या इस सर्किट में करंट की इक्वेशन पढ़ी है हमने कभी? आरसी सर्किट है, ऑफकोर्स पढ़ा हुआ है यार, है ना। क्या आती है इसमें करंट की इक्वेशन? ई बाय आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये होती है इसमें करंट की इक्वेशन। ठीक है, आरसी सर्किट है, करंट धीरे धीरे इसमें ड्रॉप होता है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, जितना ज्यादा वो चार्ज हो जाएगा उतना करंट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना ये चार्ज हो जाएगा उतना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा तो करंट कम आ जाएगा। ठीक है, अब बस इस करंट की इक्वेशन का आपको आरएमएस और एवरेज निकालना है ना। तो आई थिंक दिस इज प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसके आगे पूरा मैथ्स है। आई की जब एवरेज निकालोगे तो दिस इज 1 अपॉन टाइम, टाइम लेना है आपको, टाइम कांस्टेंट आरसी, इंटीग्रेशन आई डी टी फ्रॉम 0 टू आरसी। ठीक है, तो मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। ई बाय करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, तो ई बाय आर बाहर लिखा है 1 अपॉन आरसी, करंट में ई बाय आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी डी टी। ई बाय आर कॉन्स्टेंट, ये आर से आर स्क्वायर हो गया, ई बाय आर स्क्वायर सी इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी ही आएगा, और जो टी का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, लिमिट 0 टू आर सी। ठीक है, ये माइनस में देखो यहाँ पर आरसी से एक आरसी कैंसिल हो रहा है, तो नीचे एक आर बचेगा ओनली, या आर स्क्वायर लिखा था, सो एक आरसी बचेगा ओनली, सो माइनस ई बाय आर, और फिर ई के पावर में लिमिट लगाना है, तो क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट लगा देता हूं मैं, ई की पावर 0 1, और आरसी लिखोगे तो ई की पावर -1 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज ई बाय आर 1 - 1 अपॉन ई, प्योर मैथ, कुछ नहीं है, मैथ है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब मैथ नहीं आ रहा तुमको, फिजिक्स सब कुछ आता है इसके अंदर। चलो, सबके मैथ कर रहे हैं क्या? ओके, अब आरएमएस निकालते, आई आरएमएस का स्क्वायर वो होगा 1 अपॉन आर सी इंटू आई स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन आर सी, करंट का स्क्वायर करो तो ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ई की पावर -2t बाय आर सी, ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू आर सी डी टी, जो कांस्टेंट से ले लो बाहर, ई स्क्वायर बाय आर क्यूब सी हो जाएगा ये। ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -2t बाय आर सी का, तो ई की पावर -2t बाय आर सी ही आएगा, डिवाइड बाय -2 बाय आर सी, लिमिट 0 टू टाउ आर सी। एक आर सी से एक आर सी गया, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बाहर माइनस साइन, ए के 2, लिमिट लगाओ, पहले आर सी लिखोगे तो ई की पावर -2, 0 लिखोगे तो 1, माइनस अंदर ले जाओ, ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 - 1 बाय ई स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, थोड़ा और अरेंज, आई आर एम एस चाहिए हमको, ये तो इसका रूट ले लो, रूट ले लोगे तो ई बाय आर रूट ऑफ ई स्क्वायर -1 बाय ई स्क्वायर, या ये ई बाहर ले लो तो ये आंसर। चलो, आ रहा है क्या सेकंड पार्ट भी? सर आपने 2 को नहीं लिखा वहाँ नीचे। 2, अच्छा फाइनली मिस्टेक कर दिया, अच्छा अच्छा ठीक है, ये यहाँ 2 गायब कर दिया मैंने, तो 2 भी रूट में आएगा यार, रूट के अंदर 2 ले जाओ, अब हो गया सही है। ठीक है, ओके, सो कैसा, बस सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन है, आरएमएस की डेफिनेशन पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, है ना। चलो, तो हमने आरएमएस वगैरह सब सीख लिया, अब ये सब हटाते हैं, एसी जो मेन चीज होती है उस पर आते हैं, ये तो सब बेसिक था, तो हटा दो सब, हो गया क्वेश्चन है पूरा, है ना। अब ऑफकोर्स ये सॉल्व कैसे करा है तो आप ही कर लोगे, ये नोट थोड़ी करना होगा आपको, है ना। इतना मैथ्स है तो इतना मैथ्स तो आपको आता है कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़े, सब कॉपी कर लोगे खुद से तो। ओके, आगे बढ़ते हैं अब एसी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं अपन, सर्किट, एसी सर्किट, एसी सर्किट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट। हमारे इंडिया में और सभी जगह पर पूरे वर्ल्ड में एसी जो पोटेंशियल हम यूज करते हैं वो साइनसोइडल होता है।
हम और वेवफॉर्म यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि साइनसोइडल बनाना बहुत आसान है, साइनसोइडल बनाना बहुत आसान है, तो इसलिए उसी को यूज करते हैं हम। तो हम जब भी अब एसी पोटेंशियल की बात करेंगे या करंट की बात करेंगे तो सिर्फ साइनसोइडल की बात करेंगे। अब हमारे लिए एसी पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा साइनसोइडल बदलने वाला पोटेंशियल। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का अब हमारे लिए मतलब होगा हमेशा वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला पोटेंशियल, और अल्टरनेटिंग करंट का भी मतलब हमारे पास कुछ ऐसे ही होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम सब यूज एसी जो करते हैं वो साइनसोइडल ही होता है, कोई ट्रायंगुलर वेवफॉर्म यूज नहीं करता, कोई स्क्वायर वेवफॉर्म यूज नहीं करता, तो इनकी बातें नहीं करेंगे अपन। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एसी पोटेंशियल को लगाने वाले हैं अलग अलग सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, और देखते हैं कि क्या होता है। तो एसी पोटेंशियल का हमारा मतलब ये है, एसी पोटेंशियल लगाना, उसको सर्किट में हम इस सिंबल से शो करेंगे, दिस इज एसी सोर्स, एसी पोटेंशियल सोर्स। जैसे हम बैटरी से दिखाते हैं ना, कांस्टेंट पोटेंशियल लगाया हुआ बैटरी से शो करते हैं, तो एसी पोटेंशियल को इस सिंबल से शो करते हैं अपन, ठीक है। अब सर्किट में क्लिक करके लगा देते। आयुष पूछ रहा है अमेरिका में कौन सा वेवफॉर्म यूज होता है, तो मैंने पूरा वर्ल्ड बोला है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका भी आता है मुझे ऐसा लगता है। चलो अब सबसे पहले सीखेंगे अपन रेजिस्टेंस इन एसी। अगर हम एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी पोटेंशियल लगा दे तो रेजिस्टेंस में करंट कैसा होगा ये मैं जानना चाहता हूं। मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, मान लीजिए मैंने जो पोटेंशियल लगाया है वो वी है, एंड वी की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, विथ टाइम वी की इक्वेशन ये है, ठीक है। सर्किट में जो करंट आ रहा है उसको मैंने मान लिया आई है। अब हमें ओम ने बताया था, याद करो ओम्स लॉ, उसमें हमको ये पता है कि आई को मैं निकाल सकता हूँ रेजिस्टर के लिए वी बाय आर करके, सो वी नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। सही बात है क्या? इसमें कोई समस्या है क्या? देखो ठीक है, पोटेंशियल की इक्वेशन इज अ साइनसोइडल इक्वेशन, करंट की इक्वेशन इज आल्सो इन साइनसोइडल इक्वेशन, potential and current both has sinusoidal equation. For resistance the potential drop across resistance and the current flowing through resistance both have sinusoidal equation, and the sine term, this term is exactly same, both sinusoidal are in same phase and varying with exactly same angular frequency, दोनों की angular frequency भी exactly same है। The difference, only difference there is in their peak value, the maximum value. The voltage has maximum value V naught, the current has a maximum value of V naught by R. The maximum value of current or the peak current is V naught by R. So V naught क्या था? वोल्टेज की पीक वैल्यू थी ना, वोल्टेज का पीक बाय आर। अब साइनसोइडल में क्या होता है, जो आरएमएस वैल्यू होती है, याद करो वो वोल्टेज की जो भी पीक वैल्यू है उसका बाय √2 होता था ना, पीक बाय √2 होता है आरएमएस, तो दोनों को √2 से डिवाइड करो तो दोनों की आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको देख के ऐसा भी लिख सकता हूं कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू आई आरएमएस, और करंट को वहां लिखने के बदले में यहां लिख देता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, है ना। किसी रेजिस्टेंस के लिए उसके पोटेंशियल ड्रॉप की आरएमएस वैल्यू और उसके करंट की आरएमएस वैल्यू का रिलेशन ये होता है, और वोल्टेज और करंट दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम फेज में होती है। ये समझ में आ रहा है आपको? वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू का रिलेशन क्या है वो अपन ने देख लिया, दोनों एग्जैक्टली सेम फेज में है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ये एसएसएम में भी तो आती है ना, ये एसएसएम में भी तो आती है। एसएसएम में हमने पढ़ा है कि जो भी इस तरह की क्वांटिटी है उनको हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अबे फेजर क्या होता है? फेजर क्या होता है? फेजर आर नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर। मैं इस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक वेक्टर के प्रोजेक्शन से। मान लो मेरे पास v नॉट लेंथ का एक वेक्टर है जो अबाउट ओरिजिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, जिससे एक्स एक्सिस से उसका एंगल ओमेगा टी है। मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, उसकी लेंथ v नॉट है और उसको अपन घुमा रहे हैं अबाउट ओरिजिन, ठीक है।
इसका जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, इसका जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, ये मान लीजिए x एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस, इसका जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल की इक्वेशन थी। सो साइनोसोडल वेरिंग क्वांटिटी जो होती है ना, वो एक्चुअली घूमते हुए वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है, समझे? तो हम इस पोटेंशियल के लिए इसका एक वेक्टर बना सकते हैं जिसके घूमने से पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वैसे करंट के लिए उसका भी वेक्टर बना सकते हैं। अब क्योंकि पोटेंशियल का जो साइन ओमेगा टी टर्म है यहाँ पर भी सेम है, तो बस लेंथ ऑफ वेक्टर चेंज हो रही है, बाकी दोनों सेम फेज में है। अगर मैं करंट का यहाँ फेजर बनाऊंगा तो उसका एंगल भी सेम है, उसका भी साइन का कंपोनेंट वगैरह सब सेम आ रहा है, तो उसका एक्सिस एंगल भी ओमेगा टी दिखाना चाहिए, बस उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी पोटेंशियल की लेंथ बाय आर। क्या है बात समझ में आ रही है? करंट और पोटेंशियल दोनों के जो फेजर है ना, द वेक्टर्स, वो एग्जैक्टली सेम फेज में, पोटेंशियल एंड करंट आर इन सेम फेज, V एंड I आर इन सेम फील्ड। रजिस्टर के लिए पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं, रजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप और उससे फ्लो करने वाला करंट सेम फेज में होता है। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, चलो, तो अपन ने सीखा कि एक रेजिस्टेंस को सर्किट में लगा दिया, एसी सर्किट में लगाया तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में अपनी बातें कंप्लीट हो गई है ना। अब अपन रेजिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं और किसी और चीज को लगाते हैं। तो लेट्स से अब कैपेसिटर को लगा दिया, कैपेसिटर इन एसी, कैपेसिटर को एसी में लगा देते हैं अपन, वो दिख नहीं रहा है शायद, लिखा हुआ मैंने कैपेसिटर इन एसी, ठीक है। तो एक कैपेसिटर को मैंने एसी सर्किट में लगा दिया, मैंने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल उसके अक्रॉस लगा दिया लाइक दिस। मान लीजिए पोटेंशियल जो लगाया है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सी। अब याद करो कैपेसिटर पे जो भी चार्ज आता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी लिखते हैं ना अपन। तो इस कैपेसिटर का चार्ज क्या होना चाहिए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू सी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही बात है क्या? बोलो। और जो भी कैपेसिटर पे चार्ज है बस इसी का रेट ऑफ चेंज तो यहाँ का करंट होगा, जो भी यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई कैपिटल ले लो, वो क्या होना चाहिए, वो बस इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस चार्ज का ही तो रेट ऑफ चेंज होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो सी वी नॉट, ये कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन आता है कॉस में, कॉस ओमेगा टी, और टी के इनटू में जो है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये आ गया मेरे पास करंट। सो कैपेसिटर में जो करंट आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट इंटू ओमेगा सी इंटू कॉस, कॉस को लिख सकता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? बताइए जल्दी से, देखो, यस, ओके, है ना। अब ध्यान से देखो, ये भी तो एक है ना साइनोसॉइडल इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो इन साइनोसॉइडल इक्वेशन, लेकिन इसमें जो साइन वाला टर्म है ना, इसमें ओमेगा टी और यहाँ पर भी ओमेगा टी था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एग्जैक्टली सेम है, पर ये पाई बाय 2 फेज आगे है, दिख रहा है। करंट की जो इक्वेशन आई है वो भी साइनोसॉइडल ही है, पर एक छोटा सा फर्क है कि साइन की इक्वेशन में यहाँ पाई बाय 2 एड अप है, तो करंट इज पाई बाय 2 फेज अहेड ऑफ पोटेंशियल। करंट का फेजर वेक्टर जो बनाएंगे वो पाई बाय 2 फेज आगे होगा। कैपेसिटर में करंट का फेजर पोटेंशियल से आगे होगा, जो पोटेंशियल का फेजर है करंट का फेजर उससे पाई बाय 2 एंगल आगे होगा। यहाँ पर पाई बाय 2 का एंगल है, ये यहाँ पर अगर ओमेगा टी एंगल था पोटेंशियल का, तो करंट का 90 प्लस ओमेगा टी है, ये समझ में आ रहा है। करंट फेजर इज 90 डिग्री अहेड ऑफ पोटेंशियल फेजर। इन कैपेसिटर करंट की इक्वेशन भी वही साइनोसॉइडल जैसे आती है, बस फेज में ये पोटेंशियल से आगे होती है, पोटेंशियल में साइन का जो टर्म है वही की वही लिख दो, बस 90 डिग्री जोड़ दो अंदर। अच्छा, पीक वैल्यू भी कंपेयर करो, करंट की पीक वैल्यू क्या आ रही है आपकी बात,
पीक वैल्यू कंपेयर करो, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज पीक पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पर अपन ने पोटेंशियल को रेजिस्टेंस से डिवाइड करा था और यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना नहीं अच्छा लग रहा, हम तो पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे और करंट निकालेंगे। तो पोटेंशियल को 1/ωc से डिवाइड करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल की पीक वैल्यू को ωc के इनवर्स से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो करंट आ रहा है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस का काम होता था बिल्कुल वैसे ही काम ये कर रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? बस इस क्वांटिटी को कुछ नाम दे देते हैं, ये रेजिस्टेंस की जैसी चीज है, रेजिस्टेंस की जैसी चीज है, इसको बोल देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का एसी में जो रेजिस्टेंस जैसी चीज दिखती है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको शो करते हैं एक्सी से, एक्सी, एक्सी इज 1/ωc, ठीक है? सो फॉर अ रेजिस्टेंस यू राइट V इक्वल टू IR एंड फॉर अ कैपेसिटर यू राइट V इक्वल टू IXC। दोनों तरफ √2 से डिवाइड करो तो वोल्टेज की RMS वैल्यू, उसको लिखोगे करंट की RMS वैल्यू इंटू XC। रजिस्टर के लिए V इक्वल टू IR था, कैपेसिटर के लिए V इक्वल टू IXC, एक जैसी इक्वेशन है। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर का उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एसी में जो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये समझ में आया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन एसी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज 1/ωc, ठीक है? तो ये कैपेसिटर भी एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 1/ωc होती है। करंट की RMS वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस या आपको वोल्टेज की RMS वैल्यू दे देगी। एक छोटा सा फर्क है कि पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन और करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में जो पीक वैल्यू है उसका रिलेशन तो ये पढ़ लिया आपने, और फेज में एक π/2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल लैग कर रहा है, करंट आगे है, करंट लीड इन फेज बाय π/2 एंगल with respect to potential और वोल्टेज। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अब करंट π/2 फेज आगे है, ये कैपेसिटर के लिए अपन ने बनाया फॉर कैपेसिटर। चलो, तो अभी तक ये हुआ है, देखो एक रजिस्टर को एसी पोटेंशियल लगाओ, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाओ तो करंट की इक्वेशन भी अल्टरनेटिंग आती है। इन दोनों का ग्राफ साइनसोइडली बनेगा, बस उनकी पीक वैल्यू अलग अलग है। कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल लगाओ साइनसोइडल तो करंट की इक्वेशन भी साइनसोइडली आती है, बस फेज का डिफरेंस है। और पोटेंशियल की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू का रिलेशन वो थोड़ा सा अलग आया है। ओम्स लॉ जैसी चीज आ गई है, V इक्वल टू IR जैसी चीज आ गई है, पर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की जैसी चीज है उसको अपन ने रिएक्टेंस नाम दिया। ये समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे अच्छे से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल X है, X। अब आगे बढ़ते है ना, आगे बढ़ते ना। अब इंडक्टर लगा देते। सो मेरे पास यहाँ स्पेस कम है यार, तो इतने से स्पेस में नहीं हो पाएगा, मैं कुछ चीजें यहाँ से हटाता हूँ, इधर का पोर्शन हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब लगाते हैं इंडक्टर इन एसी। मेरे पास एक प्योर इंडक्टर है, दिस इज अ प्योर इंडक्टर। प्योर इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि हर इंडक्टर को अपन है ना एक वायर से बनाते हैं, कॉपर वायर से वाइंड करके बनाते हैं, तो कॉपर वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है? तो वो रेजिस्टेंस में निग्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ इसमें सिर्फ इंडक्टेंस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई रेजिस्टेंस नहीं इसमें।
अब इंडक्टर में करंट एज्यूम कर लेता हूं मैंने मान लिया कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो साइनसोइडल है, वो मैंने मान लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट से पोटेंशियल आसान होता है लिखना। अब इंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो आप आसानी से लिख सकते हो। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वो होना चाहिए आई का डिफरेंशिएशन, तो आई नॉट साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा टाइम कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वो लिख दिया आई नॉट इंटू ओमेगा एल, और कॉस को लिख दो फिर से वही साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो ये भी देखो एक साइनसोइडल इक्वेशन आ गई। दिस इज लाइक पीक वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू वो आ गई करंट की पीक वैल्यू इंटू ओमेगा एल, है ना, और करंट यहाँ पाई बाय 2 फेज आगे है, तो V इक्वल टू आई आर से कंपेयर करो तो ये जो चीज दिख रही है इसको फिर से वही रिएक्टेंस बोल देंगे। इसे अब की बार बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, एक्सेल इज ओमेगा एल। और यहाँ पे करंट की इक्वेशन पाई बाय 2, वोल्टेज की इक्वेशन पाई बाय 2 आगे करंट से, सो वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2 फेज। चलो, एक कैपेसिटर में करंट की फेज आगे होता है, करंट आगे होता है फेज में, और इंडक्टर में पोटेंशियल फेज में आगे होता है, पोटेंशियल की इक्वेशन में फेज आगे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं फेजर बनाऊं फॉर इंडक्टर, तो जो भी मैं पोटेंशियल का फेज दिखाऊंगा करंट उससे फेज में पीछे होगा, या करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल आगे होगा। दिस ग्राफ इज फॉर इंडक्टर, चलो, तो हमने तीनों एलिमेंट को एसी सर्किट में लगा के देखा। अब आपको काफी सारी चीजें मैंने बता दी, अब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको याद करवाता हूँ। अच्छे से सारी चीजें देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सब नोट हो गया क्या? बताइए जल्दी से, क्या सारी चीजें नोट कर लिया आपने? यस, अच्छा बाकी है, करो जल्दी। डन। ओके, तो देखो हमने क्या सीखा अभी। रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, तीनों ही एलिमेंट में जब हम एसी पोटेंशियल लगाते हैं, जब हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगाते हैं, ये एसी पोटेंशियल लगाते हैं, तो एसी पोटेंशियल जैसा लगाते हैं उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ही एसी करंट आता है। एसी पोटेंशियल से एसी करंट आता है, एसी पोटेंशियल से एसी करंट आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर? एसी पोटेंशियल से एसी करंट आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम? एसी का मेरा मतलब साइनसोइडल ही है। मैंने पहले ही बता दिया था कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट साइनसोइडल पोटेंशियल।
ठीक है। तो AC पोटेंशियल लगाने से AC करंट आता है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली सेम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली सेम इन एवरी केस। द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन विच इज जस्ट लाइक ओम्स लॉ। सो V इक्वल टू आई आर जैसी ही इक्वेशन आ रही है हमारे पास। यहाँ पे I को लिखा है V बाय आर, यहाँ पर V को लिखा है I इंटू आर। सो हर सर्किट में V इक्वल टू आई आर जैसी इक्वेशन आती है। रजिस्टर के लिए क्या होता है, V RMS या V की पीक वैल्यू इक्वल टू I की पीक वैल्यू, I की RMS वैल्यू इंटू R। रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, बट फॉर कैपेसिटर एंड फॉर इंडक्टर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंस। रजिस्टर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसको रेजिस्टेंस ही कहते हैं। फॉर कैपेसिटर एंड फॉर इंडक्टर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस उनका सर्किट में दिखता है, जिससे V और I का रिलेशन आ रहा है, उसे बोला जाता है रिएक्टेंस। कैपेसिटर के लिए उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इंटू एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा के इनवर्स पर रिलेटेड है। ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्सी कम होगा, एक्सी डिक्रीजेस विथ ओमेगा, एक्सी डिक्रीजेस विथ ओमेगा, ठीक है। बट एज फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस इट इज ओमेगा इंटू एल, सो एक्सएल increases with omega. If you change the angular frequency with which the voltage is oscillating or current is oscillating, then the effective resistance offered by capacitor and inductor changes. कैपेसिटर अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपका AC होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ड्रॉप होने लगता है, और इंडक्टर में क्या होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपका पोटेंशियल होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। हमें इस बारे में टेंशन नहीं लेना है, हमारे घरों में तो फिक्स फ्रीक्वेंसी आती है तो हमें इस चीज का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अगर तुम खेल करो फ्रीक्वेंसी के साथ, तुम फ्रीक्वेंसी बदलो, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटर का वो कम होगा और इंडक्टर का बढ़ेगा। चलो, ये समझ में आया रिएक्टेंस का मतलब क्या। रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, इट हैज इफेक्टिव वैल्यू ओनली इन द AC सर्किट। तो कैपेसिटर का AC में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस। और V इक्वल टू आई आर जैसी ही इक्वेशन है, V इक्वल टू आई इंटू एक्स, V इक्वल टू आई इंटू एक्स। अच्छा, चाहे V की पीक वैल्यू लिखो या V की RMS वैल्यू और करंट की RMS वैल्यू लिखो, सेम रिलेशन बनेगा, क्योंकि इन दोनों को √2 से डिवाइड करने पे RMS आ जाता है, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करो तो RMS आ जाता है, ठीक है। अब तीनों सर्किट्स में वोल्टेज और करंट तीनों ही साइनसोइडली वेरी करते हैं और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वेरी करते हैं, लेकिन कुछ फेज डिफरेंस होता है। रजिस्टर में देखोगे, फॉर रजिस्टर देखोगे तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, दोनों एक ही फेज में चलते हैं, दोनों एक ही फेज में ऑसिलेट करते हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम तो करंट भी मिनिमम। कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज जब मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। वैसे इंडक्टर में 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। अब एक छोटा डिफरेंस है कैपेसिटर और इंडक्टर में, कि कैपेसिटर में करंट के कंपेयर में वोल्टेज पीछे होता है, कैपेसिटर में करंट के कंपेयर में वोल्टेज पीछे होता है, इंडक्टर में करंट के कंपेयर में वोल्टेज आगे होता है। करंट के कंपैरिजन से याद रखेंगे हम हमेशा, इंडक्टर करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को आगे भेजती है, कैपेसिटर करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को पीछे भेजता है। बोलोगे तो याद होगा, कैपेसिटर करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को पीछे भेजता है, इंडक्टर करंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को आगे भेजती है। हाँ, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है निमित्त, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो, क्या ये सब चीजें याद रहेगी, सारा बेसिक समझ में आया सर्किट का। ओके, तो मैंने जो बोर्ड पे सब लिखा है सब हटा रहा हूं मैं, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी जितनी चीजें पढ़ी है इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितनी चीजें पढ़ी है इन पर बेस्ड।
चलो पहला क्वेश्चन, एक रेजिस्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस एसी लगा दिया मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज आरएमएस करंट थ्रू रेजिस्टेंस। करो करो। चलो दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, लिमिट का पहले का क्वेश्चन आंसर आ गया है। मैंने आरएमएस पूछा है, पीक क्यों बता रहे हो मुझको? अच्छा तो देखो वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है, करंट की इक्वेशन साइनसोइडली होती है, वो भी जो साइन वाला टर्म रहता है वो एग्जैक्टली सेम होता है रजिस्टर में। रजिस्टर में करंट में साइन वाला टर्म एग्जैक्टली सेम होता है, तो साइन वाला टर्म एग्जैक्टली सेम कर दो, 100t प्लस 43 डिग्री, 43 डिग्री। बस पीक वैल्यू चेंज हो जाती है, तो v इक्वल टू आई आर से आई हो जाएगा v बाय आर, v इज 50, r इज 10। हो गया, आ गया आंसर। तो करंट की पीक वैल्यू आ गई 5 इंटू साइन 100t प्लस 43। अब आपसे पूछा है करंट की आरएमएस भी बताओ, तो करंट की पीक वैल्यू पता है, तो आई आरएमएस हो जाएगा करंट की पीक वैल्यू अपॉन √2। ये आ गया आंसर। बोलो आया क्या क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन देखो नीचे लिखा हुआ है, करो। ये फ्रीक्वेंसी 50 बाय पाई हर्ट्ज थी, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 अपॉन पाई हर्ट्ज है। सेकंड क्वेश्चन करो। चलो अगला क्वेश्चन करो। तो ऋत्विक का आ रहा है, निमित का आ रहा है, ठीक है। इंडक्टर दी है 1 मिली हेनरी की, है ना। फाइंड रिएक्टेंस, पहले तो रिएक्टेंस पूछा है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया है, सर्किट में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो रिएक्टेंस क्या होता है? ओमेगा एल होता था, याद करो। रिएक्टेंस वॉज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज 50, ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ, एफ कितना है? 50 अपॉन पाई, है ना, इंटू एल, और एल कितना है? 1 मिली हेनरी, तो 10⁻³ सॉल्व कर दीजिए इसको। एक पाई से पाई कैंसल, 2 इंटू 50 100, तो 0.1 आ रहा है, 0.1 ओम आ जाएगा। रिएक्टेंस का यूनिट ओम, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जैसे ही ओम आता है।
और दूसरी चीज क्या पूछी, आरएमएस करंट। तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू पता है, रजिस्टर आ गया, इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट के आरएमएस कैसे निकालेंगे, V बाय आर। V इज 100 और रेजिस्टेंस इफेक्टिव इज 0.1, तो आ गया 1000 एम्पियर। 1000 एम्पियर का करंट रहेगा सर्किट में, आरएमएस में। आरएमएस करंट इज 1000 एम्पियर। आ रहा है समझ में। सेकंड क्वेश्चन देख लो सब। बताइए, क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से। यस, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। सर वो एफ में पाई नहीं देखा था, हाँ वो मैंने ऊपर लिखा बाद में, वो पहले दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको ऊपर करा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन देखो, समझो और करो। क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख दिया मैंने। ओके, 1 और 2 तो हटा दो ना, 1 और 2 हो गए, चलो 1 और 2 हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट इन द सर्किट एंड आईआरएमएस। कैपेसिटी 1 फैराड दी है, पोटेंशियल की इक्वेशन दी है। करंट की इक्वेशन निकालने के लिए देखो, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट पीछे, पोटेंशियल आगे, नहीं उल्टा बोल दिया, पोटेंशियल पीछे करंट आगे होता है, करंट π/2 एंगल आगे होता है। तो करंट की इक्वेशन होना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, वो π/2 एंगल आगे होना चाहिए। अब ये आई नॉट कैसे ढूंढे, तो V बाय आर, V की मैक्सिमम वैल्यू 100 और R, अब कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है वो लिख दो बस, वो निकाल लो। तो वो होता है 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा कितना दिख रहा है इसका, देखो 100 दिख रहा है, और सी कितना है देखो 1, तो ये आ गया XC 1/100। ये XC को 1/100 डालोगे तो 10⁴ आ गया, तो 10⁴ साइन 100t प्लस π/2 दैट इज कॉस कर दो उसको, तो कॉस ओमेगा टी। ये आ गई इक्वेशन। आ रही क्या। तो फिर आई आरएमएस, ये करंट की पीक वैल्यू पता है तो आरएमएस लिखना कौन सी बड़ी बात है, 100√2 नहीं 10⁴/√2 आंसर। आ रहा है समझ में क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर कोई डाउट हो तो बताओ मुझको। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इंडक्टर 2 हेनरी पोटेंशियल का इक्वेशन दे रही है और इसमें मैंने करंट की आरएमएस वैल्यू शायद दे दी है ना। इफ आरएमएस करंट इज √2 एम्पियर, तो आरएमएस करंट आपको पता है V इक्वल टू IR से पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू विच इज V50/√2 वो होना चाहिए करंट की आरएमएस वैल्यू विच इज √2 इंटू एक्सएल, क्योंकि इंडक्टर है होना चाहिए, और एक्सएल होना चाहिए ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मुझे पता नहीं है लेकिन एल मुझे पता है वो 2 है, तो ये इक्वेशन बना सकते हैं V इक्वल टू I इंटू आर, V की आरएमएस वैल्यू इक्वल टू करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू एक्सएल। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, देखो ये 2, ये √2 नीचे आया तो 50/2 और एक और 2 नीचे आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 12.5 हर्ट्ज, या ओमेगा को लिख देंगे रेडियन पर सेकंड में। और अगर ओमेगा आ गया तो फिर तो इक्वेशन ऑफ करंट भी लिख सकते हो, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। इक्वेशन ऑफ करंट की पीक वैल्यू देखो, आरएमएस अगर √2 है तो आरएमएस वैल्यू इंटू √2 वो होगी पीक वैल्यू, इंटू ये साइन है, इंडक्टर है, इंडक्टर में पोटेंशियल आगे करंट पीछे होता है, तो करंट की इक्वेशन में 90 डिग्री फेज डिफरेंस ले लेना, तो 12.5t माइनस 90 डिग्री। करंट पीछे होता है, पोटेंशियल आगे होता है इंडक्टर में, तो पोटेंशियल की इक्वेशन अगर ये है तो करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस π/2 करना पड़ेगा। देखो देखो समझो अच्छे से, क्या ये क्लियर है अच्छे से? सर कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बेटा? और मुझे बोलने में टाइम मत लगाओ, फटाफट बोलो, माइक ऑन करो, बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर मुझे इक्वेशन सर समझ नहीं आ रही सर। क्या समझ नहीं आ रही है? सर 50/√2 इक्वल टू √2 इंटू ओमेगा इंटू एल सर। ये यस सर। बोला था ना मैंने, क्या करा था, क्या बोला था मैंने इसके समय, सुना था? सुना Yes, था sir. कि नहीं सुना था? नहीं सुना Yes, होगा, sir. इसलिए VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को यहाँ एक्सेल लेंगे इंडक्टर के लिए। अब समझ में आया? यस सर, क्लियर सर। चलो, VRMS होगा वोल्टेज की पीक वैल्यू अपॉन √2, ये होगा VRMS। IRMS क्वेश्चन में दिया है √2 इंटू एक्सएल, एक्सएल क्या होगा ओमेगा इंटू एल, एल दे रहा है 2 हेनरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पहली चीज तो बताना है व्हाट इज अननोन एलिमेंट। अननोन एलिमेंट क्या है? अननोन एलिमेंट क्या है? तो सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं इंडक्टर है। करंट साइन में, पोटेंशियल कॉस में, पोटेंशियल अहेड है, पोटेंशियल कॉस में कॉस 90 डिग्री अहेड होता है करंट साइन से, तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल अहेड है, पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट, तो पोटेंशियल किसमें आगे होता है? तो इंडक्टर में होता है। ठीक है, अगर आप इस कॉस का ग्राफ बनाओगे तो 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री आगे होता है, कॉस को आप लिख सकते हो हमेशा साइन थीटा प्लस 90, है ना, साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस थीटा आ जाता है ना, तो कॉस इज 90 डिग्री अहेड ऑफ साइन, तो इससे 90 डिग्री आगे है पोटेंशियल, पोटेंशियल आगे करंट पीछे, तो इंडक्टर है। तो ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? फाइंड एल ऑफ दिस इंडक्टर। उस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है बताओ? जो हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं उसका इंडक्टेंस कितना है? चलो बच्चों का जवाब आ रहा है मेरे पास। अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि तुम्हें वोल्टेज की पीक वैल्यू पता है, करंट की पीक वैल्यू पता है, तो वोल्टेज की पीक वो होना चाहिए करंट की पीक इंटू एक्सएल, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा दिख रहा है 50 पाई इंटू एल, तो हो गया क्वेश्चन।
ये ला गया, देखो ये 0 0 कैंसिल है, 0 0 कैंसिल, 1/5 पाई। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन। चलो सारे क्वेश्चन क्लियर। अब मैं सब हटा रहा हूं। अब हमने अभी है ना सिंगल सिंगल एलिमेंट का एसी में बिहेवियर सीखा। हमने सीखा कि अकेला कैपेसिटर, अकेला इंडक्टर, अकेले रेजिस्टर को सर्किट में लगाए तो क्या होता है। अब तीनों का कॉम्बिनेशन लगा देते साथ में। भाई हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लगाया सर्किट में, तो हम इन तीन का भी कॉम्बिनेशन लगा के चेक करते क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट लिखो सीरीज एलसीआर। एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, तीनों को मैंने सर्किट में साथ में लगा दिया लाइक दिस। ठीक है, मान लो रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तीनों को एक साथ सर्किट में लगा दिया, है ना। तीनों सीरीज में है, तो मुझे बता सकते हो सीरीज में कौन सी क्वांटिटी इनमें सेम रहेगी, पोटेंशियल की करंट क्या सेम रहेगा तीनों में, जल्दी से बताओ। सभी बच्चे सही बता रहे, करंट सेम होगा। यस, सीरीज में है तो करंट सेम होगा। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट में जो करंट है वो मैंने एज्यूम कर लिया, सर्किट का जो करंट है वो मैंने एज्यूम कर लिया, उसकी कुछ पीक वैल्यू है इनटू साइन ओमेगा टी, ऐसा मान लिया। और पोटेंशियल क्या है वो मैं निकालूंगा, मैं फाइंड करूंगा, है ना। पोटेंशियल वेरिएबल है, मैं फाइंड करूंगा, करंट की मुझे इक्वेशन पता है। अच्छा, ये करंट की इक्वेशन तीनों में सेम है, सर्किट सीरीज में है ना, तो तीनों में सेम है। क्या तीनों का करंट पता है तो आप तीनों का मुझे पोटेंशियल की वैल्यू दे सकते हो क्या, जल्दी बोलो। तीनों का पोटेंशियल क्या होगा मुझे बता सकते हो क्या, है ना। अभी तो सीखा आपने। ठीक है, तो रजिस्टर का पोटेंशियल करंट के फेज में होता है, उसको लिखोगे आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के लिए आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल इंडक्टर में 90 डिग्री आगे होता है। कैपेसिटर के लिए आई नॉट एक्सी, पोटेंशियल उसमें 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो दिस इज आई नॉट एक्सएल कॉस ओमेगा टी, एंड साइन 90 इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, तो माइनस बाहर लेने पर साइन 90 माइनस ओमेगा टी वो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यहां कोई प्रॉब्लम, देख लो अच्छे से, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मुझे वहीं पे रोक के पूछो। सब कुछ क्लियर। अब जो भी ये टोटल पोटेंशियल है केवीएल से इन तीनों का सम होना चाहिए ना, बाय केवीएल जो आपने पोटेंशियल लगाया है वो तीनों के पोटेंशियल का सम ही तो होगा। तो नेट पोटेंशियल वो इन तीनों का सम करो। देखो आई नॉट सब में है, तो आई नॉट में कॉमन ले रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता आई नॉट कॉमन लेने से क्योंकि सब में है वो। ठीक है, पहले इक्वेशन में आर साइन ओमेगा टी लिखा है, इन दोनों में कॉस वाला टर्म है, कॉस कॉमन ले लो, आई नॉट तो पहले ले चुका हूं, तो अंदर आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी इंटू कॉस ओमेगा टी। देखो यहां पर कोई समस्या है क्या, ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या हमको, देखो क्या करा मैंने, समझ में आ रहा है क्या। यस, ओके, कुछ कुछ हुआ इसको देख के, बोलो कुछ याद आया, क्या यूज करूंगा मैं यहाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस निमित बिल्कुल सही है ना।
याद करो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स b बाय a। ये कितनी प्यारी इक्वेशन है, अपन को कई बार यूज होती है फिजिक्स में, है ना। हमको बहुत मजा आता है इसको यूज करने में। ये दिख रही है हमको यहाँ पर, ए कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ एंगल प्लस अनदर कांस्टेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल, तो वैसी इक्वेशन है, यूज कर लो इसको। यूजिंग दिस आई मे राइट v इक्वल टू आई नॉट, दिस इज a, दिस इज b, तो क्या हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस tan इनवर्स b बाय b इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन a इज r। तो ये इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई है। कैसी इक्वेशन है जरा ध्यान से देखो, पोटेंशियल की ये पीक वैल्यू है और ये भी एक साइनसोइडल इक्वेशन है, इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही है जो करंट की थी। तो जैसा अभी तक हो रहा है वैसा ही हो गया, करंट की इक्वेशन साइनसोइडल मानी, पोटेंशियल की भी साइनसोइडल आ गई। बस पीक वैल्यू का आपको रिलेशन सोचना है क्या है, और एक फेज डिफरेंस दिख रहा है, एक फेज डिफरेंस दिख रहा है। ये देखो ये पीक वैल्यू है पोटेंशियल की, पोटेंशियल की पीक वैल्यू क्या दिख रही है हमको, वी नॉट बोल दिया उसको या वी पीक बोल दिया, है ना। वो क्या दिख रहा है, करंट की पीक वैल्यू, करंट की जो भी पीक वैल्यू है इनटू कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इनटू में, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अरे v इक्वल टू तो आई इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो ये तो रेजिस्टेंस की जैसी चीज दिख रही है। सो ये क्या हुआ, ये इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, सीरीज एलसीआर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज एलसीआर। इम्पिडेंस, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल टू इम्पिडेंस। Z की वैल्यू कितनी आ गई सीरीज एलसीआर में, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और यहां से इक्वेशन क्या मिल रही है मुझको, V इक्वल टू आई इंटू Z। चाहे V की पीक वैल्यू लिखो तो करंट की पीक वैल्यू ले लेना, और वोल्टेज की अगर आरएमएस वैल्यू लिखो तो करंट की आरएमएस वैल्यू ले लेना। तो V इक्वल टू आई आर के जैसा यहाँ पर V इक्वल टू आई इंटू Z। सीरीज एलसीआर में इन तीनों का मिलाकर जो रेजिस्टेंस होता है वो ये आ रहा है समझ में, ये तीनों एलिमेंट का मिलाकर जो रेजिस्टेंस है वो हमको में दिख गया, ठीक है। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। करंट को मैंने ओमेगा टी माना है, यहाँ पर देखो साइन में ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा है, तो देयर इज सम फेज डिफरेंस। कितना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई इज tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। इतना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अभी तक अपन ने हर अकेले अकेले एलिमेंट में क्या फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वो पढ़ा था। अब तीनों को मिलाकर करंट और पोटेंशियल में क्या फेज डिफरेंस होता है उसकी इक्वेशन आ गई, समझो अच्छे से, देख लो कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। करंट पोटेंशियल से इतने फेज पीछे है, पोटेंशियल इतने फेज करंट से आगे है। पोटेंशियल इज लीडिंग करंट बाय दिस फेज, पोटेंशियल इज लीडिंग करंट बाय दिस फेज, पोटेंशियल इज लीडिंग करंट बाय फाई एंगल, ठीक है। तो अब मैंने जब भी किसी सीरीज, मैंने किसी क्वेश्चन में तीनों एलिमेंट को साथ में लगाकर पोटेंशियल कुछ लगा दिया, तो आपको पोटेंशियल के आरएमएस करंट के आरएमएस का रिलेशन पता है, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा ये पता है, सर्किट में पोटेंशियल की इक्वेशन क्या आएगी, करंट की इक्वेशन क्या आएगी, सब पता है आपको। क्लियर है क्या ये, देखो अच्छे से। जैसा हमने इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए सीखा ना, वैसे अब तीनों एलिमेंट के लिए साथ में क्या होता है सीख लिया, है ना। अकेले अकेले रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के लिए क्या होता है वो सीखा, अब तीनों को साथ में लगा देने से क्या होता है वो भी सीख लिया। तो जैसे अभी तक क्वेश्चन करे इस पे भी कर सकते हैं, थ्योरी याद रखना है बस ये सब। चलो
अच्छे से देखो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ मुझको, समझो अच्छे से। क्या कोई डाउट है? समझ को तो क्लियर है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो मान के चल रहा हूँ कि सबको क्लियर है अब। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल इन सीरीज एल्टायर सर्किट, वो हमने पढ़ लिया। इफेक्टिव सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी पढ़ लिया, है ना। रिलेशन क्या आता है फेज डिफरेंस का, ये सब भी देख लिया, ठीक है। इसको डिराइव करने का एक तरीका और होता है, लेकिन अब उसको आज नहीं करेंगे अपन, आज थोड़ा 5-7 मिनट है, लेकिन ठीक है अपन उसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। या है 5-7 मिनट में तो हो जाएगा, उसको कर लेते हैं, है ना। रुको, देखो, सेम चीज डिराइव करने का एक तरीका और सीखते हैं अपन। अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं, तीनों में करंट तो सेम है, तो करंट का फेजर तो तीनों के लिए सेम ही होगा ना। तीनों एलिमेंट में करंट का फेजर तो एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा ना। फेजर इज रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। तो एक वेक्टर जो करंट को शो कर रहा है वो तीनों में सेम है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा टी है, मैंने मान लिया। रजिस्टर में जो पोटेंशियल था उसका फेजर करंट के फेज में ही होगा। रजिस्टर में जो पोटेंशियल था उसका फेजर करंट के फेज में ही होगा। दिस इज वी आर। वी आर, वी आर की एक्चुअली पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू जो है वो लिखोगे करंट की पीक वैल्यू इंटू आर, करंट की पीक वैल्यू इंटू आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिएगा उसी समय। इंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो पाई बाय 2 फेज में आगे होता है, और उसकी पीक वैल्यू आई नॉट एक्सएल होती है। तो करंट के कंपेयर में पाई बाय 2 फेज आगे होगा इंडक्टर का पोटेंशियल, और उसकी पीक वैल्यू होगी आई नॉट एक्सएल। ये है पूरा वीएल, इंडक्टर के पोटेंशियल की पीक वैल्यू। नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है पीक वैल्यू को, एल फॉर इंडक्टर। इंडक्टर का पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू को मैंने लिख दिया वीएल नॉट, तो होगा आई नॉट एक्सएल। ये क्लियर है आपको? और वो फेज में 90 डिग्री आगे है, इसलिए मैंने पाई बाय 2 फेज आगे दिखा दिया। कैपेसिटर में दिखाऊंगा मैं अगर, तो कैपेसिटर के पोटेंशियल का फेजर वो 90 डिग्री पीछे दिखेगा, यहाँ से 90 डिग्री पीछे होगा, और कितना होगा आई नॉट एक्सी, सॉरी आई नॉट एक्सी, ये होगा वी सी नॉट, ठीक है। अच्छा, इन फेजर के प्रोजेक्शन ही ये इक्वेशन आती है ना, इजंट इट? इन फेजर के प्रोजेक्शन ही तो ये इक्वेशन होती है या ना, है ना। तीन वेक्टर के प्रोजेक्शन का सम करना, या वेक्टर को ऐड करके प्रोजेक्ट कर लो, एक ही बात है ना। तीन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का एडिशन करो तो वो वही आएगा जो उनके एडिशन का एक्स कंपोनेंट होगा। सही है क्या? बिल्कुल सही। तो आप इन तीनों वेक्टर के प्रोजेक्शन को जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो क्यों ना इनको तीनों को ऐड कर लो। इन तीनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर आ जाएगा, और उस फेजर का प्रोजेक्शन हमें नेट पोटेंशियल दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा। तो इन तीनों वेक्टर को जोड़ लो। और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं? देखो, ये दोनों वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्टेड है, तो इनका एडिशन जो होगा वो आसानी से आप बता सकते हो क्या होगा। इन दोनों का एडिशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं मान रहा हूं कि एक्सएल ज्यादा था, तो ये हो जाएगा आई नॉट टाइम एक्सएल माइनस एक्सी, आई नॉट टाइम एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। उसमें ये ऐड करोगे रजिस्टर का पोटेंशियल, तो ये दोनों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाल सकते हो कितना होगा नेट पोटेंशियल। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल का स्क्वायर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते थे वी नॉट को इन दोनों के स्क्वायर, अब दोनों में आई नॉट तो कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ये वेक्टर की लेंथ है आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी,
इस वेक्टर की लेंथ थी आई नॉट आर, इन दोनों का एडिशन करना है, दोनों में आई नॉट को बाहर ले लिया, पाइथागोरस हम लगा दी, तो वो सेम रिलेशन आया ना ये वाला। हाँ, इन तीन वेक्टर का एडिशन करके जो वेक्टर आया उसकी लेंथ वही आ रही है जो यहाँ पर आ रही थी पीक वैल्यू। तो ये डिराइव करने का फेजर से भी अपन कर सकते थे। दिख रहा है आपको? फेजर से डेरिवेशन समझ में आ रहा है? यस, ओके। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर है और जो करंट का फेजर है, इनके बीच का एंगल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ, ये रिजल्टेंट पोटेंशियल का फेजर, ये करंट का फेजर। tan phi क्या लिखोगे आप? देखो यहाँ पे tan phi क्या लिखोगे? tan phi ट्राइंगल की ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये साइड कितनी है? आई नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन बॉटम साइड विच इज आई नॉट आर, so this is nothing but XL minus XC by R। फेजर से भी वही फेज डिफरेंस आ गया वोल्टेज और करंट के फेजर में, जो हमने यहां से निकाला था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला था। तो जो भी मैंने यहाँ मैथमेटिकली करेगा वो फेजर से भी कर सकता हूं मैं। दिख रहा है आपको? तीनों में पोटेंशियल के जो फेजर थे उन तीनों का वेक्टर एडिशन कर दो तो रिजल्टेंट पोटेंशियल का फेजर आ रहा है, और रिजल्टेंट पोटेंशियल के फेजर की लेंथ वो वोल्टेज की पीक वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट फेजर जो वोल्टेज का आया, करंट का फेजर, इनके बीच का एंगल, फेज डिफरेंस आ गया। देखो समझ में आ रहा है क्या ये? कहीं कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आज हमने अभी एलसीआर सर्किट में डेरिवेशंस करे बस, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन देख कर आओ, इलस्ट्रेशन जितने भी है वो सॉल्व करो, बिगिनर बॉक्स 2 के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके पहले के इलस्ट्रेशन करो। कभी क्वेश्चन में मान लो कि केवल आर और एल लगा है, सी लगा ही नहीं, ये नहीं होता तो इसकी इक्वेशन ही गायब हो जाती, ये इक्वेशन गायब होती तो सब जगह से वो एक्सी गायब हो जाता, तो z क्या आ जाता? इन दैट केस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर सिर्फ आर और एल का सर्किट है, सी नहीं है, तो z में से ये सी वाला टर्म गायब कर देना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये आ जाएगा उसका इम्पिडेंस। तो इनफैक्ट आप अगर इन तीन में से कोई एक एलिमेंट नहीं है तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो भी सर्किट का इम्पिडेंस निकाल सकते हो, सर्किट में सब कुछ चीजें कर सकते हो जो सीरीज एलसीआर में सीखी अपन ने। बात समझ में आई? ठीक है, चलो तो आपका काम है अब बिगिनर बॉक्स 2 के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, BB1 100% हो जाएगा, वो करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। और कल टेस्ट है आपका, उसके लिए एक तो सबको बेस्ट ऑफ लक, है ना, अच्छे से देके आना पेपर पूरा, और बिगिनर बॉक्स 2 के सारे इलस्ट्रेशंस करके आओ, बिगिनर बॉक्स 2 भी पूरा करके आओ। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर आगे की चीजें सीखेंगे। चलो बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक यार, है ना, अच्छा करके आना। चलो बाय एवरीवन।